मेरा नाम है रविराज एंड वेलकम यू ऑल टू द अकेडमी डिफेंस। आज की जो वीडियो है ये साइंस बेस्ड वीडियो है और ये CDS एंड NDA एग्ज़ाम जो 4 सितंबर को होने वाली है उसके ऊपर साइंस के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने बनाया हुआ है इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने रिलीज़ कर दिया है, आप प्लीज़ जाके उसे देखना क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 16 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट है। तो हमारे वीडियो से 16 प्लस क्वेश्चन की टारगेट है, नहीं तो फिर भी 10 प्लस क्वेश्चंस निश्चित आएंगे। अगर हमारा वीडियो सक्सेसफुल रहा तो 16 प्लस क्वेश्चंस निश्चित आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ों को देखिए और इसका जो PDF है आपको इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चंस इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं 20-25 क्वेश्चंस हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं, तो आशा है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और उसे प्रैक्टिस कर लेना। और हमने इसे ब्रीफली डिस्कस किया पिक्चर के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बोनस क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दो और वहाँ पे जिसका आंसर सही होगा उसे मैं हार्ट दूंगा। पहला ऑप्शन है सस्टेनेबल फूड फॉर ऑल, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, सेफर फूड बेटर हेल्थ। ये जो है ये रिलीज किया जाता है WHO की तरफ से। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। उसके बाद इसी प्रकार के क्वेश्चन वैसे हम टेलीग्राम पर डालते रहते हैं। चलिए आते मेन क्वेश्चंस पे। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो अभी दो ऑब्जेक्ट में अगर डिस्टेंस 2 गुना बढ़ गया तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो सपोज कर लो कि दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है एक ऑब्जेक्ट का, दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m2 है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है F उसका वैल्यू जो होगा वो होगा Gm1m2/d²। d हो जाता है डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस। तो जी आप पूछोगे जी क्या है, तो जी जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी एक वैल्यू है जो 6.67 10⁻11 है। ठीक है, ये वैल्यू आप याद कर लेना, एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि अगर डिस्टेंस जो है पहले r था, सपोज लो d को हम r मानते हैं, तो पहले डिस्टेंस r था, उसके बाद क्या हुआ 2r कर दिया हमने। तो 2r करने के बाद जो f है फोर्स है उसमें क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो अभी करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, जो इनिशियल फोर्स है, इनिशियल फोर्स क्या Gm1m2/r², मैंने इसको सिंपल लिख दिया यहाँ पे। अभी क्या डिस्टेंस जो इंक्रीज ट्वाइस कर दिया, 2 गुना डिस्टेंस बढ़ा दिया गया, तो न्यू फोर्स जो होगा, ठीक है, न्यू फोर्स क्या होगा Gm1m2/2r²। आप इसे नोटिस करना कि मैंने यहाँ पे 2r² लिखा है। ठीक है, ये पार्ट देखना 2r² लिखा है, राइट। तो इसको आप जब खोलोगे तो ये हो जाएगा 1/4 है ना, 2 को जो आप खोलोगे 2r² होल स्क्वायर में 1/4 इंटू Gm1m2/r²। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन हमें क्या करना, इसका वैल्यू है Fg का वैल्यू है, राइट। ये पोर्शन जो है ये Fg का वैल्यू होता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, Fg लिख देंगे। हमें पता है Fg का वैल्यू ये पार्ट था, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम Fg लिख देंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन, हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो होगा न्यू वैल्यू जो है Fg डैश इक्वल्स टू 1/4 ऑफ Fg। ठीक है, 1/4 ऑफ Fg। तो बेसिकली न्यू फोर्स जो है हमारा वो क्या होगा 1/4 ऑफ इनिशियल फोर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। क्या होगा, डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मैंने बहुत फोकस करके ये सारा पार्ट प्रिपेयर किया हुआ है। तो आपका बनता है कि आप इसे प्लीज़ बाय हार्ट पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए सारा NCERT बेस्ड है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, आप इसे जस्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। गैलीलियो ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द लिटिल बैलेंस। ठीक है, तो लिटिल बैलेंस क्या है, बेसिकली लिटिल बैलेंस है आर्किमिडीज जो मेथड रिलेटिव डेंसिटी के लिए निकाला था ना, आर्किमिडीज ने एक मेथड निकाला था रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो उसी के ऊपर गैलीलियो ने एक बुक लिखा जिसका नाम है द लिटिल बैलेंस। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद है कि मोमेंटम इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अच्छा देखिए, तो मोमेंटम जो होता है उसको हम P से डिनोट करते हैं, P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लीजिए गोली है, तो गोली का कुछ मास है और एक वेलोसिटी से ये मूव करता है। ठीक है, तो इसका एक मोमेंटम है और उसी मोमेंटम से वो किसी इंसान को अगर लग जाए तो वो इंसान मर जाता है। तो मोमेंटम जो है इसके बहुत डायरेक्शन होती है, मतलब जैसे गोली आप मारोगे तो ये सीधा डायरेक्शन में निकलती है, राइट। तो एक ही डायरेक्शन निकलती है, गोली ऐसे डिफ्लेक्ट तो नहीं होती है ना। तो ये हो गया डायरेक्शन भी है इसका, और इसका एक मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई एक स्पीड से निकलती है, इसलिए जिसका दोनों होता है, जिसका कौन दोनों होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया बताता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या बताता है, फोर्स को बताता है। ठीक है, फोर्स, तो फोर्स हो जाता है हमारा F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये चीज को कौन डिफाइन करता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद आ गया इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। तो कहने का मतलब ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम मतलब समझ लीजिए एक स्पेस है और ये स्पेस में क्या वैक्यूम है, मतलब यहाँ पे कोई एयर नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस एरिया है, बहुत ही आइडियल कंडीशन है। तो आइडियल कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका मोमेंटम है ना, मोमेंटम हमारा क्या हो गया, मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहेगा मतलब अगर समझ लीजिए 100 जूल मोमेंटम है तो एक्शन के बाद भी वो 100 जूल ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं आएगी, तो ये कंजर्व रहना होता है। तो ये चीज़ आप याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम,
ठीक है, मोमेंटम कंजर्व, ये की पॉइंट्स आप याद रख लीजिएगा। फिर आ गया कि मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए मून जो है हमारा धरती का चक्कर लगाता है, सबको मालूम है ना। तो न्यू मून एंड फुल मून हम देखते हैं और धरती का चक्कर लगाता है, तो मोशन जो है मून का कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार मोशन होता है मून का, राइट। तो ये धरती का चक्कर क्यों ही लगाता है, ये तो मून तो ऐसे भी जा सकता था स्ट्रेट लाइन में धरती को छोड़ के, लेकिन धरती का चक्कर क्यों लगाता है, क्योंकि मून का जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है, मून जो है एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से वो धरती की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, और एक छोटा सा ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि मून धरती का चक्कर इसलिए लगाता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बीच में खत्म हो जाए तो मून जो है वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगा। कैसे ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि एक सेकंड, हाँ, देन इफ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इफ नो फोर्स देन द मून विल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका। उसके बाद जी वैल्यू फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश, हमने यहाँ पे जी वैल्यू जो पढ़ा था, ये जो जी है इसका वैल्यू है 6.67 इंटू ये वाला पार्ट, तो ये किसने ढूंढा था, ये ढूंढा था हेनरी कैवेंडिश ने, ये बंदे का नाम हेनरी कैवेंडिश है, ठीक है, याद कर लेना आप। उसके बाद आ गया वाइल्ड फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब समझ लीजिए स्काई डाइविंग करते हैं या किसी भी हाइट से अगर हम नीचे गिरते हैं, ठीक है, फ्री फॉलिंग कहते हैं उसे। तो उसमें क्या क्या चीज़ देखी जाती है, पहला चीज़ जो है मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंजेस। मैग्नीट्यूड चेंजेस मतलब सपोज करना कि ये क्लिफ है, ये क्लिफ है, यहाँ से आपने जंप मारा नीचे की तरफ, तो क्लिफ से जब मारोगे तो आपका वेलोसिटी स्टार्टिंग में होगा 10 किलोमीटर की स्पीड से, उसके बाद में होगा 100 किलोमीटर की स्पीड से, बाद में होगा 1000 किलोमीटर की स्पीड से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। तो यही कहने का पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंज होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट नॉट चेंज। अभी आप नीचे गिरोगे तो आपका डायरेक्शन चेंज होगा क्या, आप ऐसे जाओगे क्या या आप ऐसे जाओगे क्या, नहीं जाओगे, आप सीधे नीचे की तरफ ही जाओगे। तो क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट चेंज, ठीक है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए आता है वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। तो जी एक्चुअली क्या होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से कुछ एक्सेलरेशन हमें फील होती है बॉडी पे, तो उसे हम जी कहते हैं, जी से डिनोट करते हैं। तो पोल्स पर अगर कहा जाए तो पोल पर जो है, पोल पर जी ज़्यादा होता है ना। कोई भी देखिए, कोई भी अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी अगर हम बोलते हैं एक्सेलरेट करो इसको, तो स्पीड बढ़ती है, राइट। तो स्पीड बढ़ती है क्यों, क्योंकि हम एक्सेलरेट करते हैं, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। उसी प्रकार से ग्रेविटी की वजह से भी किसी हम हमारे जैसे बड़ी जो धरती पर है उन पर एक एक्सेलरेशन फील होता है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। एक हो गया कैपिटल जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एक हो गया स्मॉल जी, तो स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो पोल्स पर सबसे ज़्यादा होता है। पोल मतलब नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, और इक्वेटर पे जो है वो कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जी का जो वैल्यू है ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप याद कर लेना, सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर रिलेटिव डेंसिटी, देखिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, जो यहाँ पे मेंशन किया था ना आर्किमिडीज मेथड ऑफ फाइंडिंग रिलेटिव डेंसिटी, वही टाइप है यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली इसका कोई यूनिट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, मैंने एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मेंशन करी है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है कि सपोज कीजिए कि सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालना है, कोई सर्कल, एक सेकंड, हाँ, तो कोई स्फेयर है, कोई स्फेयर का बॉल है, तो बॉल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम यूज़ कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है। हमें अगर सिलेंडर का निकालना है तो सिलेंडर का भी फॉर्मूला पता है हमें, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर हम किसी संतरे का या किसी सेब का, सपोज करिए सेब का, तो सेब का सेब जो अनरेगुलर इरेगुलर है, तो सेब का कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, किसी एक बॉल में पानी लेंगे, एक बॉल में हम पानी लेंगे, और उस पानी में क्या करेंगे, हम सेब को मर्ज कर देंगे, डुबा देंगे पूरा। उतना डुबाएंगे तो देखेंगे कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, कितना वाटर बाहर की तरफ गिरा है। तो जितना वाटर बाहर की तरफ गिरा है उसे हम कलेक्ट करके रखेंगे और उसे हम वेट करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि सेब का जो वॉल्यूम था वो कितना था। तो सेब का वॉल्यूम जितना था उसने ही उतना वाटर डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो उस तरह से ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इसी तरह से आर्किमिडीज काम करता है। तो बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो क्या फंक्शनिंग करता है, किस चीज़ में यूज़ होता है, डिजाइनिंग शिप, जो हमारे जहाज है उसको डिजाइन करने में, सबमरीन, है ना, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर मतलब जो दूध का ओरिजिनलिटी नापता है ना। उसके बाद हो गया आपका हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर पानी को जो नापता है, फंक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल किस किस चीज़ में यूज होता है। फिर हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। अभी देखिए जो फोर्स है, अगर हम जितना हाइट पे जाएंगे उतना हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी घटते जाएगा। फोर्स कैसा है, ये जो हमने बताया ना एफ, ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जितना हम हाइट पे जाएंगे, जितना हम हाइट पे जाएंगे उतना हमारा ग्रेविटी घटते जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी घटते जाएगा। एक सेकेंड, देखिए हाइट के साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी घटते जाएगा, जैसे हाइट है तो एफ जी घटते जाएगा, ठीक, ये चीज़ हो गया आपको। फिर आ गया हमारा वैल्यू ऑफ जी। तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, शेप ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, धरती का जो मास है उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है वैल्यू ऑफ जी का, कैपिटल जी, एंड शेप ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, उस पर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप इसे याद कर लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। इसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं पूछेगा, सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा के पूछ लेगा, और ये एनसीईआरटी बेस्ड ही मैंने प्रिपेयर किया है।
फिर आ गया वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अभी देखिए जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है, घट जाता है। पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है, इक्वेटर पे सबसे कम होता है, और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जी पे असर पड़ता है और वो घट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ लेना। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो हमारे घर में बिजलियाँ हैं उसको हम किस तरह नापते हैं, तो उसको हम बोलते हैं BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, BOT बोलते हैं इसे, याद कर लेना इस पॉइंट को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ एक्चुअली क्या है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी चीज़ मोशन में रहेगी, कोई भी चीज़ मोशन में रहेगी अनटिल अनलेस उसे हम रोक दें, अनटिल अनलेस उसे हम रोक दें। जैसे सपोज एक साइकिल है, तो साइकिल वो मोशन में रहेगी आइडियल स्टेट में, फ्रिक्शनलेस अगर सरफेस पे साइकिल चल रही है वो मोशन पे रहेगी। अगर उसके पास फ्रिक्शन ना आए, उससे अगर हम रोके ना फ्रिक्शन के थ्रू, तो साइकिल विल बी इन मोशन अनटिल अनलेस वी स्टॉप देम विद फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन हो गया, जैसे हम लोग मूवमेंट करते हैं तो हमारे पास एयर फ्रिक्शन आता है ना, एयर ड्रैग आता है जो हमें रोकता है। हमारे पास रोड में जो फ्रिक्शन होती है वो हमें रोकती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें रोकने पे मजबूर कर देती है जब हम साइकिल चलाते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि कोई भी चीज़ जब तक रोका ना जाए तब तक वो चलते रहेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि जो बॉल है, ये बॉल चलते रहेगा, बॉल जैसे मारा हिट करके तो चलते रहेगा जब तक फील्डर उसे कैच ना करे। ठीक है, पाकिस्तान का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि ये कैच छोड़ते हैं, और इसी तरह से आपको ये पार्ट याद रहेगा। ठीक है, फिर आता है देखिए नॉर्थ पोल या साउथ पोल। वेट यहाँ पे जो है मिनिमम हो जाता है। एक चीज़ याद रखना, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ वेट जो है वो मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर में वेट जो है मिनिमम होता है, इंसान का वेट जिसको mg भी कहते हैं, mg से मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, वो चीज़ हो गया। फिर आ गया कि ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको इसमें यूज़ होता है, सबमरीन शिप्स इसको बनाने में यूज़ होते हैं, और ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन तो करी दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन जो है बेसिकली कोई भी एटम है ना उसका 3 पार्ट होते हैं। एटम का 3 फंडामेंटल पार्ट होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो एक साथ रहता है। कौन रहता है एक साथ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो एक साथ रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर में घूमते रहता है। जैसे आप इसे देख लो, इसे देख लो, इसे देख लो, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, वो यहाँ पे होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पे होती है, एक साथ रहती है। ठीक है, अभी मैं बताऊँ प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन का चार्ज होता है न्यूट्रल, मतलब कुछ नहीं होता है, जीरो, न्यूट्रल। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव, ये, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। ठीक है, चलिए अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि न्यूट्रॉन मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन मास। ठीक है, थोड़ा डाउटफुल है, इसको बाद के लिए रखते हैं। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो है न्यूट्रॉन मास पोजेस जीरो चार्ज। तो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि न्यूट्रॉन जो है उसके पास होता है जीरो चार्ज, तो ये बात तो सही हो गया। हमें फाइंड करना है नॉट करेक्ट। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फिर न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियाई। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है साथ में एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी सही हो गया है ना। उसके बाद एक और पोर्शन रह जाता है कि न्यूट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियाई। अरे ये तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई में अगर न्यूट्रॉन है तो घूमेगा कौन, न्यूट्रॉन थोड़ी घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, राइट। तो इस हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन घूमता है और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लिया में रहता है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन डी है ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी है जो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्लियर हो गया आपको ये डाउट। आते हैं अब इसके एक्सटेंडेड वर्जन पे आते हैं। मैंने इसका एक्सटेंडेड वर्जन प्रिपेयर किया, होपफुली आपको पसंद आए, और ये आप पढ़ना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका जो मैंने शॉर्ट फॉर्म निकाला, ईंट पर नाच। क्या निकाला, ईंट पर नाच। इसका मतलब क्या है, ई से जो होता है इलेक्ट्रॉन, ई से है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसने निकाला था, EIT, तो टी से हो गया थॉमसन, टी से क्या हुआ, थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन जो निकाला था वो था थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन किसने निकाला, प्रोटॉन निकाला गोल्डस्टीन। आप इसे याद रख लेना बस कि प्रोटॉन किसने निकाला, गोल्डस्टीन ने निकाला। इलेक्ट्रॉन जो है थॉमसन ने निकाला, प्रोटॉन जो है गोल्डस्टीन ने निकाला। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है चैडविक ने निकाला। ठीक है, तो ईंट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन यहाँ पे, और एन से न्यूट्रॉन, NCS से चैडविक, यहाँ से आप याद कराने से। फिर आ गया जे थॉमसन। जे थॉमसन का क्या काम था, इसने पहला बंदा था जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रपोज किया था। किसी को मालूम नहीं था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, किस तरह दिखते हैं एटम, लेकिन जे थॉमसन ने क्या किया, इसने कुछ आइडिया लगाया। इसने सोचा कि क्रिसमस पुडिंग जो होता है, क्रिसमस पुडिंग एक केक की तरह होता है, तो क्रिसमस पुडिंग की तरह एटम दिख सकता है। तो जे थॉमसन का ये थ्योरी था, और उसने ये थ्योरी दे दिया। ठीक है, इसको पुडिंग थ्योरी भी कहते हैं। और गोल्डस्टीन जो है ये एक पार्ट हो गया। फिर जो गोल्डस्टीन है इसने कैनल रेज डिस्कवर किया, जो बाद में जाके प्रोटॉन, जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो उसने कैनल रेज डिस्कवर किया जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन, गोल्डस्टीन आल्सो डिस्कवर्ड कैनल रेज। ठीक, फिर आ गया रदरफोर्ड। अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड जो है इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, इसने एटॉमिक न्यूक्लियस निकाला था, एटॉमिक न्यूक्लियस ने डिस्कवर किया था, और इसको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है अपने डिस्कवर के लिए, ठीक है। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स डिस्कवर किया इन्होंने। प्रोटॉन इज, एक और चीज़ है, प्रोटॉन इज 2000 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन जो है 2000 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन है। आप इसे बाय हार्ट पढ़ लेना, क्योंकि सारा वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी में, और पूछा भी गया है काफ़ी बार। मोल इंट्रोड्यूस्ड बाई विल्हेम ऑस्टवाल्ड, ठीक है। 1 मोल कितना होता है, 1 मोल होता है 6.023 इंटू 10^23, ठीक है। जिसने पढ़ा हुआ है उसे जरूर याद होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप याद देख लेना, किसने किया था, विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने किया था। मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन, ये चीज़ आप याद रखना, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू प्रोटॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होते हैं। फिर आ गया हमारा एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एटॉमिक मास होता क्या है। देखिए, ये हो गया कार्बन, इसको हम सैंपल की तरह यहाँ पे लिए हैं। तो कार्बन का जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये हो गया हमारा एक सेकेंड, ऊपर वाला पार्ट ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर, ये होता है प्रोटॉन। क्या होता है, ये प्रोटॉन होता है। और ये नीचे वाला पार्ट है ये होता है एटॉमिक मास, ठीक। तो केमिकल सिंबल सी से डिनोट करते हैं, और ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं प्रोटॉन, नीचे वाला पार्ट को कहते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होता है वो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हो, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास माइनस एक सेकेंड, हाँ, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करते हैं। और एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा प्रोटॉन के बराबर होता है। तो सपोज प्रोटॉन, अगर सोडियम का प्रोटॉन लेते हैं और सोडियम का प्रोटॉन 11 है, तो एटॉमिक नंबर उसका कितना हुआ, 11 हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ हो गया यहाँ पे। तो किसी भी एटम का आपको अगर एटॉमिक मास निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों को जोड़ दो, यही हो जाएगा एटॉमिक मास। क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दो, ये हो जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है। आप याद रखना इस फॉर्मूले को। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हो गया एटॉमिक मास, राइट। तो न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूट्रॉन इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, राइट। एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन ये हो गया। एटॉमिक मास क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये चीज़ याद रख लेना आप। उसके बाद आते हैं अपन आइसोटोप पर। अब आइसोटोप होता क्या है, तो आइसोटोप का एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा आपको ये पार्ट। ये देखिए 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3, नीचे का 1 देखिए, नीचे का सबका 1 है ना, लेकिन ऊपर में नंबर चेंज है 1 2 3 करके ऊपर में, एक सेकंड, हाँ, ऊपर में नंबर क्या है 1 2 3 करके। तो क्यों है, क्योंकि ऊपर का जो नंबर है वो है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे जो पहले 1 प्रोटॉन था, यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो गया, यहाँ पे 3 प्रोटॉन हो गया। तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है लेकिन मास नंबर सेम रहता है। क्या बोला, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। समझ में आया आपको। तो आइसोटोप वही है जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया इट हैज़ सम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है अलग होते हैं। आइसोबार, आइसोबार अब क्या है, आइसोबार आपको समझना पड़ेगा कि सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख लो कि, हाँ जी, ये देखिए, तो इसका जो है ऊपर में ये मास नंबर जो है सेम है 40 40 40, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है 18 19 एंड 20। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये हो गया आइसोटोप, क्योंकि तीनों का जो है मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफर करता है, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय बोहर एंड ब्यूरी। देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कौन से सेल में होगा। एक्चुअली एक न्यूक्लियस होता है, उसके पास उसके कुछ सेल होते हैं, अगर आपको बताऊं मैं, उसके अलग अलग शेल होते हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में होगा, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारा कुछ जो किसने बताया था, बोहर एंड ब्यूरी ने बताया था। किसने बताया था, बोहर एंड ब्यूरी ने बताया था। तो ये पार्ट आप याद रखना। फिर दे सेड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कुड बी 8। कितना हो सकता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, 8। तो किसी भी एक सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ऐसे ऐसे करके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ याद रख लेना आप, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सीडीएस एनडीए सीएपीएफ। तो प्लीज़ बाय हार्ट से याद कर लेना। हाइड्रोजन के आइसोटोप जो होते हैं ये होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ट्रिटियम जो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, आप इसे याद रखना। और जो प्रोटियम ड्यूटेरियम, प्रोटियम क्या है, इसके पास होते हैं 1H1, ठीक है। ट्रिटियम क्या है 2H1 एंड ड्यूटेरियम क्या है 3H1, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना, ये यहाँ पे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक। चलिए उसके बाद आता है मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक बेसिकली मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है, ये लिस्ट आप इसे पढ़ लेना कि मोनो एटॉमिक जो है जनरली मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स एल्यूमिनियम हो गया, उसके मैग्नीशियम हो गया, मेटल्स, तो वो जनरली मोनो एटॉमिक ही होते हैं, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम है ना, ये सारे आगे मोनो एटॉमिक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन ये गैसेस है, फिर भी मोनो एटॉमिक है। फिर आप देख लो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये आगे आपके डायटोमिक में, ठीक है। उसके बाद आगे फिर से फॉस्फोरस, सल्फर, ये आगे पॉलीएटॉमिक में, फॉस्फोरस एंड सल्फर जो हो गया ये पॉलीएटॉमिक। फॉस्फोरस बेसिकली डायटोमिक हो गया,
सॉरी ट्राइटोमिक पॉलीएटॉमिक टेट्रा, ठीक है, इसमें 4, फॉस्फोरस P4 लिखते हैं हम एक्चुअली, ठीक है, और सल्फर को S8 लिखते हैं क्योंकि ऑक्टा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो होती है वो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज रखता है और न्यूट्रॉन जो है कोई चार्ज नहीं रखता, न्यूट्रॉन जो है कोई चार्ज नहीं रखता है, जीरो होता है इसका चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली उस पर डोमिनेट करता है, इस तरह से न्यूक्लियस जो है ये प्लस चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। फिर आगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये बता दिया मैंने पहले ही, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जो है नो चार्ज, ठीक है। चलिए और एक और चीज़, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस और इसके सेल्स हैं, सेल्स को क्या बोलते हैं, KLMN, ठीक है, ये शेल हो गए इसके, इलेक्ट्रॉन के एटॉम के सेल हो गए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट, UV लाइट, ठीक है, नॉट करेक्ट। अब देखते हैं क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इस पर डाउट है हमें, है कि नहीं है पता नहीं हमें। इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ओके। इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। इट इज़ अ वेवलेंथ शॉर्टर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। अच्छा, तो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट। तो अभी देख लो आप यहाँ पे कि अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पे क्या, UV वेव्स यहाँ पे आता है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी इस तरह से ऊपर की तरफ जाती है और वेवलेंथ जो है नीचे की तरफ जाती है, एज गिवन हियर। तो अगर मेरे को पता करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे, हम इस तरह करेंगे। यहाँ पे देख लो अल्ट्रावायलेट रेज है और ये हो गया विजिबल रेडिएशन, ठीक है। तो विजिबल रेडिएशन से हमेशा ऊपर रहता है अल्ट्रावायलेट रेज, इसका पेनिट्रेशन जो है बहुत पावरफुल होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है बट वेवलेंथ छोटा होता है। अल्ट्रावायलेट रेज की जो फ्रीक्वेंसी है हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है बट जो वेवलेंथ है वो कम होता है। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें, एक सेकेंड, हाँ, इस हिसाब से यहाँ पे देखिए इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख लो वेवलेंथ यहाँ मेंशन किया हुआ है, राइट। तो वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट किसका है, अगर देखा जाए तो अल्ट्रावायलेट लाइट का जो वेवलेंथ है वो छोटा है कंपेयर टू विजिबल रेडिएशन, राइट। तो ये चीज़ तो सही हो गया, शॉर्टर स्मॉलर देन विजिबल लाइट, ये चीज़ तो सही हो गया। अभी देखते हैं इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो रियली इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, आई डाउट दैट बिकॉज ट्रांसवर्स वेव सिमिलर टू वेव वाटर देन द ओशन और द वेव्स। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है। एक सेकेंड, ये प्रॉपर्टीज में देखना, यहाँ पे लिखा ट्रांसवर्स वेव्स सिमिलर टू वाटर वेव्स इन द ओशन ऑफ वेव्स ऑन अ गिटार स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हमारा ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो साउंड वेव होता है, जो साउंड वेव होती है ना वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको मैं बता दूं कैसे चलता है, तो एक सेकंड, ये इस तरह चलती है, बेसिकली इस तरह चलती है परपेंडिकुलर होके, इसमें जो वाइब्रेशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन जो होती है वो इस तरह होती है, इस तरह वाइब्रेशन होती है, ठीक है, प्रोपोगेटिव वाइब्रेशन होती है। तो इस हिसाब से जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और प्रोपोगेटिव वेव है, ये दो वेव हो गए आपके। तो हमारा जो यूवी लाइट है, जितने भी लाइटें हैं ना, जितने भी लाइट है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है। और जो सी ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जितने भी लाइट है हमारे ट्रांसवर्स वेव है। कौन से वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव सिर्फ कौन होता है, साउंड होता है, ये सिर्फ साउंड होता है, साउंड वेव जो होती है हमारे, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो हो जाता है सी, क्योंकि हमें पूछा गया नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप देखो और बाय हार्ट याद कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो ये अरेंजमेंट पूछ सकता है कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा है किसका वेवलेंथ छोटा है, ऊपर से नीचे अरेंज करो, ठीक है। आप इस तरह से ये पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि देखिए वेवलेंथ जो है विजिबल लाइट का वेवलेंथ जो है वेरी करता है 10⁻⁶। आपको एक सेकंड दिखा दूँगा, हाँ, विजिबल लाइट का वेवलेंथ जो वेरी करता है 3.9 से 7.8, 10⁻7 के बीच में, ठीक है, 10⁻⁻7 के बीच में 3.9 से 7.8। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि वायलेट कलर का वेवलेंथ कितना है, वायलेंट कलर का वेवलेंथ कितना है। तो थोड़ा सा आइडिया लगा के अगर आप क्वेश्चन थोड़ा आइडिया लगाते तो आपको क्वेश्चन हो जाता वो पार्ट। सीडीएस में पूछा गया था पिछले से पिछले बार में, ठीक है। चलिए फिर आ गया क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय, ओके। तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड क्या है, बेसिकली दे आर लाइक पाउडर। सोडियम क्लोराइड तो हमें पता है नमक है, अमोनियम क्लोराइड एक पाउडर की तरह होता है, सॉलिड सब्सटेंस। तो उसको सेपरेट कैसे करते हैं, दोनों को मिक्स है, दोनों को मिक्स कर दिया है तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो सेपरेट करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीड्यूर है, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन। तो हम पहले जानते हैं सब्लिमेशन होता क्या है। तो सब्लिमेशन बेसिकली जो है कोई भी पाउडर सब्सटेंस है, सॉरी कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली वेपर बन जाता है। जैसे एक बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ क्या होती है, पहले पिघलती है, राइट, पिघलती है तो पानी बनता है। तो बर्फ़ पहले सॉलिड था, उसके बाद क्या बना, लिक्विड, उसके बाद पानी को अगर हम खौलाएंगे तो उससे बन जाएगा गैस, राइट। तो जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से वेपर बन जाता है, डायरेक्टली सॉलिड से वेपर बन जाता है तो उसको कहते हैं हम सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है।
तो उसी प्रकार से अगर ये टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हो, इसमें रखा गया है सोडियम क्लोराइड एंड एमोनियम क्लोराइड। अभी हम इसको सेपरेट कैसे करेंगे, हम इसको थोड़ा हीट करेंगे। हीट करने पर क्या हुआ, ये जो पाउडर सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड एमोनियम क्लोराइड है, वो क्या करता है, वेपर बन जाता है और ये वेपर बन के धुएं के फॉर्म में अलग हो जाती है, राइट। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं। तो आंसर जो है, आंसर तो हो जाएगा आपका सब्लिमेशन पहला, लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे होता क्या एक्चुअली में। तो देखिए फिल्ट्रेशन क्या होता है, बेसिकली क्या करते हैं, हम छानते हैं छन्नी से वगैरह से कुछ भी जो है उसे छानते हैं, तो उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। सिंपल इसको रखिए, उसमें कोई इधर उधर का नहीं है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या है, जैसे ये पार्ट देख लीजिए, किसी भी इंक को सेपरेट करना है तो उसमें हम एक पेपर डाल देते हैं, ठीक है, और पानी के थ्रू, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो जो इंक है पेपर सूखने लगता है, तो कुछ इस प्रकार की पैटर्न बनती है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ये डाई जैसे हो गया, कलर डाई हो गया, उसको सेपरेट करने में काम आता है। तो किसी भी कलर को किसी भी सब्सटेंस से सेपरेट करने में क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है, ठीक है। और एक हो गया डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, डिस्टिलेशन बेसिकली एक फनल ट्यूब की तरह होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक लिक्विड रहता है, तो 2-3 लिक्विड अगर मिक्स हो गया तो 2-3 लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हीट करते हैं। तो समझ लीजिए 3 लिक्विड है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ 3 लिक्विड, लिक्विड ए, लिक्विड बी एंड लिक्विड सी। तो ए लिक्विड का जो टेम्परेचर है, ये है बॉइलिंग पॉइंट हो गया 180 डिग्री सेल्सियस, बी लिक्विड का जो हो गया 190 डिग्री सेल्सियस, और सी लिक्विड का जो हो गया वो है 200 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, पहले बॉयल करेंगे, तीनों का मिक्सचर है हमारे पास, तीनों का मिक्सचर हमें सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे उस सॉल्यूशन को 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होगा कि ए लिक्विड जो है वो सेपरेट हो जाएगा, वेपर बन के सेपरेट हो जाएगा, और फिर हम उसे कहीं और कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह ए लिक्विड निकल गया। फिर क्या करेंगे, हम 190 डिग्री पर बॉयल करेंगे, फिर से क्या होगा, बी लिक्विड जो है वो अलग सेपरेट होकर निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम 200 डिग्री पे करेंगे, इससे सी लिक्विड निकल के सेपरेट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यही प्रोसीड्यूर जो है इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेशन में काम आता है। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा ये क्या क्या पोर्शन है। ये हो गया बेसिकली सॉलिड कार्बन, जो हमारा फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो उसको सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे रखते हैं, तो ये डायरेक्टली देखिए सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैस बन रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये डायरेक्टली गैस बन रहा है, देखिए एक सेकेंड, ये गैस बन रहा है, राइट, ये जो भी है गैस बन रहा है। सिमिलरली ये भी गैस बन रहा है, तो ये सब्लिमेशन यहाँ भी देखने को मिला, यहाँ भी देखने को मिला। अभी हम फोकस करते हैं थोड़ा ये वाला पार्ट पे। हाँ, सब्लिमेशन NH4Cl सेपरेशन, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, सॉलिड CO2, ठीक है। तो सब्लिमेशन जो जो किस किस चीज़ में काम आता है, किस किस के सेपरेशन में, NH4Cl सेपरेशन में, कैम्फर जो हमारा कपूर है घर में, नेप्थलीन जो कीड़ा मकोड़े को मारने के लिए जो व्हाइट बॉल्स यूज़ करते हैं हम लोग, एंथ्रासीन कुछ उसी प्रकार का होता है, और सॉलिड CO2 जो ये है, ठीक है। फिर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी के जैसे मैंने बताया ये पार्ट, क्रोमेटिक सेपरेशन ऑफ कलर्स इन डाई, ठीक है। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, हमारे खून में जो ड्रग्स है उसको सेपरेट करने के लिए। प्रोटीन शुगर, प्रोटीन सेपरेशन, प्रोटीन अगर मिली हुई है तो उसको सेपरेट करने के लिए। एंजाइम, प्लाज्मा, इंसुलिन, ये सारे सेपरेशन को प्यूरिफाई करने के लिए उसमें काम आता है, ठीक है। एक सेकेंड। फिर आ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या है, एसीटोन, वाटर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्यूरिफाइंग एयर। तो सारे को अगर 2-3 सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया था, सॉल्यूशन ABC है ना, तो तीनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे तो कैसे सेपरेट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, है ना। तो एसीटोन जो हो गया हम नेल पॉलिश में यूज़ करते हैं, जो फीमेल नेल पॉलिश में यूज़ करती है, नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं इसे बेसिकली, है ना। वाटर हो गया, एसीटोन और वाटर मिक्स हो गया तो फिर कैसे रिमूव करेंगे हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फिर हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह हो गया, उसको कैसे रिमूव करते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डीजल आता है, पेट्रोल आता है, ग्रीस आता है ना, कोल टार आता है, कई कई चीज़ें आती है, कैसे हम हटाते हैं, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हटाते हैं। एयर को प्यूरिफाई करते हैं, कैसे किस प्रकार से करते हैं, सेम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया। फिर गैस जो हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें थोड़ा मिसमैचिंग हो गया यहाँ पे एक्चुअली, एक सेकंड। जो ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, एक सेकंड, हाँ, ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 180 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 183 डिग्री सेल्सियस है ये, ठीक है। उसके बाद आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 186 डिग्री सेल्सियस है, और जो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है ये 196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप इसे बाय हार्ट याद कर लीजिएगा क्योंकि अरेंज वाइज में पूछ सकता है, ठीक। फिर हो गया सेंट्रीफ्यूजेशन, सेंट्रीफ्यूजेशन बेसिकली होता क्या है, ये मशीन जिसमें 2-3 जिसमें बहुत सारे ट्यूब्स रख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब देखो, टेस्ट ट्यूब का खांचा बना हुआ है, तो इसमें आप टेस्ट ट्यूब रखो, उसमें टेस्ट ट्यूब में कोई लिक्विड रखो, ब्लड रखो, जो भी है, उसको ब्लड को लिक्विड को इसमें रखो टेस्ट ट्यूब के थ्रू। उसके बाद ये क्या गोल से स्पीड में घूमती है, बहुत स्पीड में गोल 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 घूमती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड सेपरेट हो जाता है, लिक्विड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो भी चीज़ें हैं वो सेपरेट हो जाती है। तो सेंट्रीफ्यूजेशन का यूजेस किस में होता है, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में, ठीक है। डेयरीज जो दूध है ना, दूध में से अगर कुछ निकालना हो, जैसे मखान हो गया, कुछ भी प्रकार का चीज़ हो, तो वो ब्लड डेयरी फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन आप अगर देखना मशीन जब चलती है तो वो गोल गोल घूमती है अंदर में, है ना, तो वो भी सेंट्रीफ्यूजेशन ही होता है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जब गोल गोल घूमे तो वो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से
उसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है ना, टेस्ट ट्यूब हमने डाला हुआ है या कोई भी चीज़, तो वो लिक्विड सेपरेट हो जाती है, 2-3 लिक्विड से बनी होती है वो चीज़ें सॉल्यूशन, तो वो लिक्विड सेपरेट हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन पे। कोलोइडल सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है? इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे पहला वाला कांट बी सीन बाय नेकेड आइज, ठीक है। जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल देता हूँ, दूध, मिल्क, ठीक है। तो मिल्क में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, जिसकी वजह से मिल्क जो है वाइट दिखती है हमें, मिल्क जो है हमें वाइट दिखती है, उसमें हमें अलग अलग कुछ नहीं दिखता। तो एक्चुअली उसमें जो पार्टिकल्स है यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं, चारों तरफ बराबर से वो फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग कुछ नहीं दिखता, ठीक है। तो पहला चीज़ है कि कांट बी सीन बाय नेकेड आई, ठीक, याद रखना इसको। पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड, appears as homogeneous but it's heterogeneous solution। तो इसमें क्या याद करने वाला पॉइंट है? पहला कि appears as homogeneous, लेकिन क्या है वो? heterogeneous solution है। कौन सा solution है? heterogeneous solution है, ठीक। उसके बाद दूसरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, यहाँ पे ये भी याद कर लेना आप ये पार्ट। फिर आ गया कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर जो करते हैं ना हम लोग, जैसे कुछ भी है ना तो उसको फिल्टर करते हैं, छन्ना डाल देते हैं या कुछ भी, कपड़े वाले फिल्ट्रेशन करते हैं या प्योरिट या आरओ वाला, तो फिल्ट्रेशन से हम उसे अलग नहीं कर सकते। दूध में से जो पानी अलग होता है, दूध देखिए उसमें पानी भी बहुत मात्रा में, दूध में जो पानी होता है वो बहुत मात्रा में होता है, ठीक है। तो उसको अलग कैसे करेंगे हम लोग? तो फिल्ट्रेशन नहीं है बट सेंट्रीफ्यूजेशन है। क्या है? सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक सेकेंड, ये होता है सेंट्रीफ्यूजेशन। तो हम क्या करेंगे, दूध को ना इसके अंदर डाल देंगे, जैसे ये छोटा सा टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें हम दूध का सैंपल डालेंगे और फिर इसमें डाल देंगे और फिर इसको गोल गोल घुमाएंगे, सेंट्रीफ्यूजेशन का सेंट्रीफ्यूज होगा, जिसकी वजह से क्या है, पानी और जो दूध का जो कॉलॉइड है वो सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो सेंट्रीफ्यूजेशन से हम बेसिकली कॉलॉइडल सॉल्यूशन को अलग कर सकते हैं। उसके बाद हो गया बीम ऑफ लाइट स्कैटर। अगर आप रोशनी इसके थ्रू पास करोगे, टॉर्च वगैरह के थ्रू पास करोगे, तो ये जो नॉर्मल सॉल्यूशन इसमें तो कुछ नहीं दिखेगा, इसमें ऐसे चला जाएगा रोशनी, लेकिन जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है इसमें स्कैटर हो जाती है, इसमें जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, ठीक है। स्कैटर मतलब बिखर जाना, तो लाइट जो है वो बिखर जाती है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट स्कैटर शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट यही है जो आपको दिख रहा है ना ऐसा करके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये हो गया आपका टिंडल इफेक्ट, ठीक है। फिर आते हैं, एक सेकेंड, इसका एग्जांपल है मिल्क, जैसे मैंने मेंशन किया हुआ था, कोलोइडल सॉल्यूशन इज स्टेबल, राइट, इट्स स्टेबल। तो वही चीज़ है कि कोलोइडल सॉल्यूशन बराबर दिखता नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड होते हैं पार्टिकल्स, जैसे दूध हो गया, तो स्टेबल है ये बेसिकली। इट्स कंपोनेंट्स आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसके कंपोनेंट्स का क्या क्या है? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सस्पेंशन, अब सस्पेंशन होता क्या एक्चुअली में? तो देखिए पानी है, एक पानी लीजिए, एक जार में आप पानी लीजिए, उसमें क्या कीजिए, एक मुट्ठी पूरा, एक मुट्ठी मिट्टी मिला दो, तो मिट्टी मिलाने के बाद घोल बन जाएगा कुछ इस प्रकार का, है ना। तो घोल बन जाएगा तो गंदा रहेगा पानी, राइट। तो पानी कुछ टाइम तक गंदा रहेगा, फिर आप उसे 2 घंटा के लिए छोड़ दो, 3 घंटे के लिए छोड़ दो, फिर ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, क्योंकि जो डर्ट है ना वो नीचे सेटल हो जाती है और पानी ऊपर में जो है प्योर हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं सस्पेंशन। क्या कहते हैं? जब भी हम कोई ऐसा चीज़ पानी के साथ मिलाते हैं और फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पानी प्योर हो जाता है और वो गंदगी जो है वो सेटल डाउन हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सस्पेंशन, ठीक है। तो इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, याद रखना हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक सेकंड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसको हम सिर्फ फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ का ऊपर का पानी हम निकाल देंगे और नीचे का जो गंदगी है, मडी एरिया है, वो हम छोड़ देंगे ऐसे के तैसे। और फिर एग्जांपल सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर मिक्स कर देंगे, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में सैंड सेटल डाउन हो जाएगा और वाटर ऊपर का जो हम प्योर कर लेंगे, प्यूरीफाई कर लेंगे। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर थ्रू सेपरेशन मेथड। याद रखना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा मेथड बोल रहा है यहाँ पे? सेपरेशन मेथड बोल रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एक सेकेंड, ये पिक्चर आप देखो यहाँ पर, तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जब पानी पानी जब मेल्ट डाउन होता है तो उसको कहते हैं हम लोग मेल्टिंग, लेकिन जब बर्फ जब मेल्ट डाउन होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग, लेकिन जब पानी फ्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। सिंपल चीज़ है, सबको मालूम है, लेकिन एक कुछ कुछ चीज़ें हैं जो जनरली पता नहीं होती हैं। जैसे पानी जब भाप बनता है उसको एवापोरेशन कहते हैं, और जब भाप पानी बनता है वापस ठंडा हो गया तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। यहाँ पे सेम गोज विद अदर साइड, कि जब डायरेक्टली आइस या डायरेक्टली सॉलिड जब गैस बन जाता है तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। लेकिन जब डायरेक्टली गैस जब सॉलिड बनता है तो उसको कहते हैं डिपोजिशन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर आगे यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप्स एंड एग्जांपल्स। अब देखिए जब डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? लिक्विड और गैस का मिक्सचर, वो क्या हो गया? एरोसोल। जैसे फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, तो उसमें जैसे फॉग में भी हमें नमी महसूस होती है, नमी महसूस होती है मतलब लिक्विड है, और वो हवा में तैरता है मतलब गैस है। तो इस हिसाब से जो हो गया, फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। दूसरा हो गया सॉलिड, सॉलिड और गैस। तो सॉलिड और गैस मिक्सचर क्या होता है? ये भी एरोसोल बनता है। जैसे स्मोक हो गया, स्मोक में सॉलिड पार्टिकल होते हैं जिसको हम कहते हैं PM 2.5 या PM10, जो हमारे सांस के लिए बहुत ज़्यादा या हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट,
स्मोक, ठीक है, और फैक्ट्री से जो धुआं निकलती है वो भी कहा जाता है। फिर हो गया गैस एंड लिक्विड। गैस लिक्विड जैसे फोम, जैसे हम दाढ़ी शेव करने वाला फोम होता है तो वो जब हम उसे प्रेस करते हैं तो एक लिक्विड वर्जन होता है, उसमें थोड़ा सा गैस भी होता है क्योंकि वो लाइट होती है और उसमें थोड़ा सा लिक्विड होता है, इसलिए हमारे जो हमारे बियर्ड है उस पर वो लग जाती है, राइट। तो शेविंग क्रीम हो गया एग्जाम्पल में। इसी प्रकार से आप पूरा ये पोर्शन जो है आप देख लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है बहुत, पहली बार बहुत बार आ चुका है, तो इस बार भी आने का चांसेस है, ठीक है। चलिए ये पार्ट आप देख लो। लिक्विड जो है बॉइलिंग पॉइंट इसका ये 100 डिग्री से, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस, एक क्लोरोफॉर्म का 62 एंड एसीटोन का 46 डिग्री सेल्सियस। पूछ सकता है यहाँ पे कि अरेंज करो, यहाँ पे चारों दे देंगे और बोलेंगे अरेंज करो, ठीक है। ये हमने लूसेंट से लिया हुआ है और लूसेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी है, लूसेंट से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैव, अभी स्क्लेरेन्काइमा होता क्या है इसको हम ब्रीफली में डिस्कस करेंगे। तो मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैव क्या, सेल्यूलोज वॉल ऑल एंड ऑल आर लिविंग, लिग्निफाइड वॉल एंड ऑल आर लिविंग, ठीक है, सुबेराइज्ड वॉल एंड आर डेड, लिग्निफाइड वॉल आर डेड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सेल्स, परमानेंट टिश्यू और टिश्यूज या सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। जो मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स बोला तो ये टिश्यू है एक्चुअली, तो ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होती है वो होती है कुछ 1 2 3 4 5 6 प्रकार के। तो पहला हो गया पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा क्या है, इट्स लिविंग सेल एंड इट्स स्टोर्स फूड, ठीक है, इट्स लिविंग सेल एंड स्टोर्स फूड, सिंपल है, तो हमारा मैचिंग नहीं हो रहा। फिर हो गया फिर कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है एक्चुअली, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेम्स, ठीक है। तो कोलेनकाइमा जो है मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। एग्जाम्पल टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स, ठीक है। जो हमारे घर में लते वाली जो पेड़ होती है, ये कहीं भी आप लते वाली पेड़ जो देख लो टेंड्रिल की तरह जो फैलती है ना, कद्दू के पेड़ हो गए, छोटे छोटे पौधे हो गए, तो वो हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आ गया क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा होता क्या है, तो क्लोरीन से याद आया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोफिल, है ना, तो उस हिसाब से हम बोलते हैं टिश्यू दैट हैज क्लोरोफिल, ठीक है, सिंपल इसको रखिए, उसमें कुछ ज़्यादा जोड़ देना नहीं है। फिर आ गया एरेनकाइमा। एरेनकाइमा से एयर, एयर से हम क्या होता है फ्लोटिंग, है ना, तो इट हैज़ एयर स्पेसेस हेल्प इन फ्लोटिंग, इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो। उसके बाद आ गया स्क्लेरेनकाइमा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये है हार्ड एंड स्टिफ डेड टिश्यू, इट हैज़ वॉल्स आर थिक ड्यू टू लिग्निन। वॉल्स जो थिक होती है किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। तो स्क्लेरेनकाइमा हार्ड एंड स्टिफ एंड डेड टिश्यू। तो अभी ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो सेल्यूलोज, लिविंग जो है, लिविंग वाला ऑप्शन हो जाता है गलत, तो हम ये वाला क्या करेंगे, लिविंग वाला ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे गलत, तो ऑप्शन, एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ये दोनों हो जाता है गलत। अभी बचा ऑप्शन सी एंड डी, अब इसके बीच में कौन सा आंसर हो सकता है चेक करते हैं। फिर हो गया कि हार्ड एंड स्टिफ डेड टिश्यू वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिग्निन। अभी सुबेराइज्ड वॉल्स आर डेड एंड लिग्निफाइड वॉल आर डेड, तो इस हिसाब से जो आंसर है वो ऑप्शन डी बनता है, क्योंकि लिग्निन जो है बेसिकली एक तरह की सेल वॉल की जो कवर होती है तो वो लिग्निफाइड हो जाती है, लिग्निन की कवर हो जाती है और सुबेराइज्ड भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर आप बोलोगे तो ये आपका डी होगा, ठीक है, डी आंसर है। पिक्चर्स का एग्जांपल देख लेंगे तो स्क्लेरेनकाइमा जो है ये कोकोनट का जो हस्क है, जो भूसा होता है उसका जो कवर, आउटर कवर निकालने के बाद मिलता है, इसमें होती है, ऑब्वियसली ये डेड है, ठीक है। फिर ये हो गया एरेनकाइमा का एग्जांपल, जो हमारा फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लोटिंग पौधे जो होते हैं, इसमें कुछ इस तरह दिखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको स्पेसेस दिखेंगे, इसी के अंदर एयर स्पेसेस होती है और फिर ये फिर ये टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स मतलब जो यही जो इस तरह के जो पौधे होते हैं जो चिपकते हैं, है ना, लंबे लंबे, तो वो हो गया ये पार्ट। इसका और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमने किया हुआ है आगे कि टिश्यूज अब होते कितने प्रकार के, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू था, और ये टिश्यू होती है जो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज टाइप थे और ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टाइप। इसकी क्या खासियत है, पहला खासियत है कि दे आर वेरी एक्टिव एंड हैज डेंस साइटोप्लाज्म। क्या है, दे आर वेरी एक्टिव एंड हैज डेंस साइटोप्लाज्म। दूसरा है थिन सेल्यूलोज वॉल्स, इट इज प्रोमिनेंट, थिन सेल्यूलोज वॉल्स इट इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। इनका सेल्यूलोज वॉल जो होता है वो थिन होता है और न्यूक्लियाई जो है बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, क्लियर होता है, लैक वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल्स नहीं होती है। फिर ये जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अभी यहाँ पे देख लो कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, तो एपिकल मेरिस्टेम जो रूट एंड शूट टिप होता है ना, रूट एंड शूट टिप, शूट ऊपर का एंड रूट नीचे का, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हो गया लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम हो गया आपका जो गर्थ, गर्थ मतलब स्टेम, स्टेम की जो चौड़ाई होती है ना, स्टेम की जो चौड़ाई होती है वो होता है लेटरल मेरिस्टेम। और हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये जो नोड पौधे हैं ना, जो पत्ते पत्ते और जो स्टेम के बीच में जो नोड बनता है वो हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। फिर आ गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो डिफरेंशिएशन क्या है, प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चेंजेस टू परमानेंट टिश्यू। सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाना, सिंपल इसको याद कर लो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो परमानेंट टिश्यू में जो चेंज होती है तो उसको कहते हैं हम डिफरेंशिएशन, इस प्रोसीड्यूर को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर आ गया आपका ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स।
कौन करता है? ट्रांसपिरेशन कंट्रोल गार्ड सेल करता है। इसको यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने, गार्ड सेल्स, ठीक है। डेजर्ट लीव्स आर थिक वैक्सी कॉल्ड क्यूटिन। डेजर्ट लीव जो होते हैं हमारे, जो रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उसकी जो पत्तियां होती है वो मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि उसको ट्रांसपिरेशन अवॉइड करना होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब पानी जो छोड़ते हैं पत्तियां अपने लीव से, तो उसको प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन, राइट। तो पानी अगर छोड़ देंगे तो फिर सर्वाइव कैसे करेंगे? तो इसी की वजह से वो थिक वैक्सी एक क्यूटिन, थिक वैक्सी एक लेयर बना देते हैं जिसको क्यूटिन कहते हैं। थिक वैक्सी लेयर किस पे बनाते हैं? अपने पत्ते पे, जिसको क्यूटिन कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, रेगिस्तान में। फिर सुबेरिन, सुबेरिन क्या है? इट प्रिवेंट वाटर एंड गैस टू एंटर इनटू सेल, ठीक है। सुबेरिन जो है सेल्यूलोज में, सेल्यूलोज सेल वॉल में एक गैप, जो गैप होती है ना जिसके थ्रू वाटर और गैस सेल में घुसती है, उस गैप को फिल कर देता है। तो सुबेरिन वही है कि ये प्रिवेंट करता है वाटर और गैस को सेल में घुसने से, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो दो टाइप का होता है। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। कौन कौन सा है? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो वी नो दैट कि जाइलम जो है ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है, सॉरी, जाइलम जो है ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट। और जो फ्लोएम है ये क्या करता है? फूड, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आप इसे याद रख लेना। उसके बाद फिर एक जाइलम के कंपोनेंट है, जाइलम के कुछ पार्ट्स है, उसको कहते हैं ट्रैकाइड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है। ये चार पार्ट आप याद रखना क्या है? ट्रैकाइड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। और ये जो फ्लोएम के पार्ट्स है उसको हम कहते हैं सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये पार्ट आप याद रख लेना क्योंकि सीधे पूछ लेंगे कि सीव सेल्स इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ठीक है। चार ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको आराम से ये कर देना है। फिर देखते हैं कि यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल क्या होता है। तो जो जाइलम होता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब एक ही साइड जाता है। जाइलम जो होता है सिर्फ एक ही साइड जाता है, और फ्लोएम जो होता है वो दो साइड जाता है। किस साइड, कितने साइड जाता है? दो साइड, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। और जाइलम जो है वो सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं, इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल, ठीक है। जाइलम में आप देख सकते हो यहाँ पर वेसल मेंबर है, ट्रैकाइड्स है, फाइबर है, ठीक है। और फ्लोएम में सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, सीव फाइबर, फाइबर एंड सीव एलियास, ठीक। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग नोट्स एंड कुछ भी, तो ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर देना, या हमें अकेडमी, ये वाई यहाँ पे होगा .defense.gmail पे, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है। हमारा टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम क्वेश्चंस डालते रहते हैं, 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस डालते रहते हैं, सीडीएस एंड एनडीए ओरिएंटेड, ठीक है। तो उससे आपका बहुत हेल्प होगा मोस्ट प्रोबेबली। हम चाहते हैं कि एनडीए और सीडीएस इसका जो तोड़ है वो हम बहुत ही ईजी निकाल लें, और वही हमारा पूरा संभव तरीके से कोशिश है, ठीक है। तो तब तक के लिए आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।